एक कहानी है जो हर दौर में, हर जमाने में दोहराई जाती है। सत्ता की कहानी और उसे पाने के लिए चुकाई गई कीमत की कहानी। सवाल ये नहीं है कि पावर इंसान को बदल देती है। अरे वो तो बदलती ही है। असली सवाल तो ये है कि उस पावर के लिए इंसान खुद को किस हद तक बदल सकता है। तो किसी ने क्या खूब पूछा था कि सोने का तख्त हमेशा लाल क्यों होता है। अब ये कोई पहेली नहीं है, ये तो उस कड़वी हकीकत का आईना है जहां ताज की चकाचौंध के पीछे खून के गहरे धब्बे छिपे होते हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही जंग की है। एक ऐसी जंग जिसमें रिश्ते हार गए और जीत हुई तो सिर्फ लालच की। एक ऐसी सल्तनत खड़ी हुई जिसकी कीमत अपनों के ही खून से चुकाई गई थी। क्योंकि सल्तनत की बुनियाद पत्थर पर नहीं रखी जाती, वो तो अपनों की लाशों पर रखी जाती है। और यही तो जवाब है उस पहले सवाल का कि तख्त तक जाने वाला हर एक रास्ता अपनों के खून से होकर ही तो गुजरता है। तो चलिए चलते हैं सीधे उस दरबार में। सोचिए एक ऐसा माहौल है जहां हवा में साजिश की गंध घुली हुई है। एक तरफ बिस्तर पर सुल्तान अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और दूसरी तरफ उसके चारों ओर खड़े हैं चार बेटे, चार शहजादे जिनकी आंखों में पिता के लिए फिक्र नहीं बल्कि तख्त का नशा साफ दिख रहा है। सोचिए, सुल्तान की आंखें अभी ठीक से बंद भी नहीं हुई थी कि सल्तनत का बंटवारा करने के लिए तलवारें म्यानों से बाहर आ चुकी थीं। मतलब लालच इतना ज्यादा था कि वो अपने बाप के मरने का इंतजार भी नहीं कर पाए। और यहां लड़ाई की वजह और पक्ष बिल्कुल साफ थे। एक तरफ था वो शहजादा जिसे सुल्तान ने खुद अपना वारिस चुना था। वो लड़ रहा था अपनी विरासत के लिए, अपने वालिद के फैसले के लिए। और दूसरी तरफ थे वो भाई जिनकी रगों में खून कम और सत्ता की भूख ज्यादा दौड़ रही थी। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तो अब आना बाकी था। धोखा वहां से मिला जहां से किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा दांव खेला गया जिसने पूरी सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये खतरा कौन था? ये खतरा था वो शहजादा जो सबसे मासूम दिखता था, सबसे छोटा भाई। अरे वो तो पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी निकला। उसकी खामोश चालों ने सबको अंधेरे में रखा, सबको धोखा दिया। उसका प्लान एकदम साफ था, 3 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबके सामने खुद को एकदम मासूम, एकदम कमजोर दिखाओ। स्टेप 2, पीठ पीछे सल्तनत के दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लो। और स्टेप 3, जब मौका मिले भाइयों की पीठ में छुरा घोंप कर तख्त पर कब्जा कर लो। तो उसने यही किया। अंधेरी रातों में छिप छिप कर सल्तनत के दुश्मनों से मिला और वहां उसने अपने ही खानदान के वफादारी का सौदा कर लिया। बदले में क्या मिला? एक पूरी की पूरी फौज। कहते हैं ना, तख्त के लिए ईमान की कीमत बहुत सस्ती लगानी पड़ती है। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उसकी पूरी फितरत और इस कहानी का क्या अंजाम होने वाला था सब साफ साफ बता देती है। और बस इसी के साथ शुरू हुई वो जंग जिसे इतिहास आज भी खानदानी जंग के नाम से जानता है। और ये सिर्फ जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो खून की लड़ाई थी। मैदान जंग में 2 अलग अलग झंडे लहरा रहे थे। एक तरफ था हक, मतलब जो सही था, जो विरासत का असल अधिकार था। और दूसरी तरफ था जुनून, तख्त को हासिल करने का एक ऐसा पागलपन जिसके आगे ना कोई रिश्ता था, ना कोई उसूल। आसमान से तीरों की बौछार हुए, जमीन पर तलवारों की झंकार गूंजी और बीच में पिस रहा था रिश्ता। भाई ही भाई का खून बहा रहा था। और फिर जंग खत्म हुई, जीत का शोर भी हुआ। लेकिन उस शोर के बाद जो सन्नाटा छाया ना, वो उस शोर से कहीं ज्यादा डरावना था। हजारों सिपाही मारे गए। सोचिए जरा, सिर्फ एक शहजादे के जुनून की आग ने हजारों घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। उसे जीत तो मिल गई, तख्त भी मिल गया, लेकिन जब उसने ताज पहना तो वो उस पूरे महल में बिल्कुल अकेला खड़ा था। हाँ, तख्त उसका था, लेकिन वो आलीशान महल अब महल नहीं रहा था। वो एक मकबरा बन चुका था। एक ऐसा मकबरा जहां दीवारों पर तस्वीरें तो थीं, लेकिन उन तस्वीरों में अब जिंदा लोग नहीं थे। सिर्फ उन लोगों की यादें थीं जिन्हें वो खुद अपने हाथों से मार चुका था। और इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है बार बार कि जो सल्तनत खून की बुनियाद पर खड़ी होती है ना, उसका अंजाम भी खून में डूबकर ही होता है। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कोई भी तख्त, कोई भी सल्तनत किसी भी रिश्ते से बड़ी हो सकती है? पावर या परिवार? इसका जवाब
शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।